अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एक्यूट पोस्ट इन्फेक्टियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जो एक्यूट है ये टर्म डिनोट करती है सडन ऑनसेट को। पोस्ट इन्फेक्टियस मतलब कि इन्फेक्शन के बाद, और क्योंकि मीडियम रॉबिन में यहाँ पे पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल टर्म यूज़ की हुई है तो मतलब कि स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन होने के बाद। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है आइटिस की टर्म वो हमेशा या तो इन्फेक्शन को डिनोट करती है या इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को डिनोट करती है। तो बेसिकली इस डिजीज़ में होता क्या है कि इम्यून कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है, फिर वो इम्यून कॉम्प्लेक्स जाके ग्लोमेरुलाई के वेरियस पार्ट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये अराइज होता है कि इम्यून कॉम्प्लेक्स की जो फॉर्मेशन है वो तो पिछली भी कई ग्लोमेरुलर डिजीज़ में हो रही थी, तो इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स बनने वाला किस बुनियाद पे बाकियों से डिफ़र करता है? वो दो बुनियाद पे डिफ़र करता है। एक तो ये कि कौन सा एंटीजन इन्वॉल्व है, और दूसरा ये कि इम्यून कॉम्प्लेक्स बनने के बाद उसने कौन सा पाथवे एक्टिवेट किया। तो यहाँ पे जो एंटीजन इन्वॉल्व होता है वो या तो स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकाई के कभी कौन सा के बीटा हीमोलिटिक, ठीक है, और उसका भी कौन सा पार्ट, या तो उसका एक्सोटॉक्सिन बी या फिर उसका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। बाकी जो एंटीजन इस केस में इम्यून कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं वो या तो न्यूमोकोकस बैक्टीरिया हो सकता है या स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया हो सकता है। वायरस में मम्स एंड मीजल वायरस हो सकते हैं, हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस हो सकते हैं, या चिकन पॉक्स के भी वायरस यहाँ पे एंटीजन के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था थर्ड ईयर में लेविंसन में कि स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया क्या करता है। स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में स्किन और फेरिंग्स का इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन कोज करता है। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया एक ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर किया, उसने स्किन और थ्रोट का इन्फेक्शन कोज किया, फेरिंग्स का इन्फेक्शन कोज किया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या फॉर्म इख्तियार कर ली, एक्यूट पोस्ट इन्फेक्टियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की। किस तरह के कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया एंटर किया बॉडी में, ठीक है, और उसने क्या किया, उसने फिर इवोक किया एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को। एंटीबॉडीज़ बनी अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। एंटीबॉडी और एंटीजन स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो आपस में कंबाइन किया, उन्होंने इम्यून कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बना इसमें जो एंटीजन इन्वॉल्व था वो कौन सा था, वो स्ट्रेप्टोकोकाई था, ठीक है। और स्ट्रेप्टोकोकाई का कौन सा पार्ट, एक्सोटॉक्सिन बी या फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अब ये दोनों कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस एंटीजन, ठीक है, एक्सोटॉक्सिन बी, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, दे पोजेसेस हाई एफिनिटी फॉर प्लाज्मिन। प्लाज्मिन जो है वो प्रोटीन होती है इन ब्लड में, तो ये प्लाज्मिन के साथ कंबाइन करेंगे, ब्लड से होते हुए पहुंच जाएंगे टू द ग्लोमेरुलाई। ग्लोमेरुलाई में ये एक और प्रोटीन के लिए ज़्यादा एफिनिटी प्रोसेस करते हैं, वो है हमारी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स, और वहाँ पे जाकर दे वुड बाइंड विद द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की प्रोटीन। सो इनकी एक्यूमुलेशन कहाँ पे होगी, फिर ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में और मेसेंजियम में। मेसेंजियल में किस तरह से होगी, इन द फॉर्म ऑफ स्कैटर्ड ग्रैनुलर डिपॉजिट। ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में किस तरह से होगी, वो या तो सब एंडोथीलियल भी हो सकती है, इंट्रा मेम्ब्रेनस भी हो सकती है, या सब एपिथीलियल भी हो सकती है। इंट्रा मेम्ब्रेनस डेपोजिशन क्या, सब एंडोथीलियल डेपोजिशन क्या, सब एपिथीलियल डेपोजिशन क्या, ये पहले भी हम देख चुके हैं लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। सब एंडोथीलियल नाम से ही जाहिर होता है कि एंडोथीलियल सेल्स ऑफ कैपिलरीज ऑफ द ग्लोमेरुला इनके नीचे और बेसमेंट मेम्ब्रेन से ऊपर, ठीक। और सब एपिथीलियल मतलब कि विसरल एपिथीलियल जो कंस्टिट्यूट करती है बाय द पोडोसेल, उसके नीचे सब एपिथीलियल और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, और इंट्रामेम्ब्रेनस मतलब कि एंडोथीलियल सेल्स के दरमियान। जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में अब जो डेपोजिशन होगी वो या तो सब एंडोथीलियल या इंट्रामेम्ब्रेनस या सब एपिथेलियल हम्स की फॉर्म में होगी। हम्स क्या होते हैं, हम्स डलवान को कहते हैं, जैसे कैमल की हम्प होती है ना, थोड़ी सी ऊपर से उभरी हुई, ऊपर से निकली हुई, वैसी ही। दूसरी जो डेपोजिशन हो सकती है इम्यून कॉम्प्लेक्स की, वो मेसेंजियल मैट्रिक्स में हो सकती है। मेसेंजियल मैट्रिक्स में किस तरह से डेपोजिशन होगी, स्कैटर्ड ग्रैनुलर डिपॉजिट्स की फॉर्म में, कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे सारे ग्लोमेरुलाई की कैपिलरीज मौजूद है, बीच में जो है
मिजेंजियम मौजूद है। मिजेंजियम में किस तरह से डेपोजिशन होगी? इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स मतलब कि दानेदार, स्कैटर्ड, कोई कहीं पड़ा है कोई कहीं पड़ा हुआ है। एक ग्रेनुलर डेपोजिशन यहाँ पे, एक ग्रेनुलर डेपोजिशन यहाँ पे, एक ग्रेनुलर डेपोजिशन यहाँ पे, एक ग्रेनुलर डेपोजिशन कहीं। सो ये स्कैटर्ड ग्रेनुलर डिपॉजिट्स की फॉर्म में होगी। अब यहाँ तक बात हो गई डेपोजिशन की या प्लांटिंग ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की। अब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन भी हो गई, वो डिपॉजिट भी हो गया। अब आगे क्या होना है कि क्लासिकल पाथवे की एक्टिवेशन होगी। हमने ये बात भी पढ़ी थी कि क्लासिकल पाथवे की एक्टिवेशन से एक अकेला एंटीबॉडी नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी का जो एफसी पोर्शन है वो उसी वक्त ही एक्सपोज होगा जब वो एंटीजन के साथ बाइंड करेगा, और एफसी पोर्शन ही आगे क्लासिकल पाथवे की एक्टिवेशन करवानी होती है। तो क्या होगा कि जो हमारा मिजेंजियम है उसमें जो स्कैटर्ड ग्रैनुलर डिपॉजिट हैं वो डिपोजिशन 3 चीज़ों की होगी। एक तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इम्यून कॉम्प्लेक्स की, दूसरी जो है डिपोजिशन होगी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की जो वेज कंपोनेंट्स है, और तीसरी डिपोजिशन होगी आईजीजी एंटीबॉडी की। अब ये भी हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है जब वो ख़त्म हो रहा होता है उसके जो आखिरी स्टेप्स हैं उसके एंड में 2 चीज़ें बनती हैं। एक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनता है और इसके अलावा कुछ जो है कीमोटैक्टिक फैक्टर बनते हैं। तो उन कीमोटैक्टिक फैक्टर्स का क्या फंक्शन होता है कि वो रिक्रूट करते हैं मोनोसाइट को और न्यूट्रोफिल्स को, रिजल्टिंग इन इनफिल्ट्रेटिंग मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स। अब ये तो अंडरस्टूड सी बात है, जहाँ मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स होंगे वहाँ पे फैगोसाइटोसिस भी होगी, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन भी होगी, वहाँ पे प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स भी होगी। अब प्रोलिफरेशन सेल्स की होगी, 2 सेल्स की होगी, एक एंडोथीलियम ऑफ द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलाई, दूसरा जो है मेसेंजियल सेल्स की। ठीक है, रिजल्टिंग इन इंक्रीज सेलुलरिटी। इंक्रीज सेलुलरिटी क्या मतलब कि इंक्रीज इन सेल को कहते हैं इंक्रीज सेलुलरिटी। अब इट वुड रिजल्ट इन द डिफ्यूज ग्लोमेरुलाई। क्यों? क्योंकि डिफ्यूज़ का टर्म को अगर हम समझे, डिफ्यूज़ मतलब कि स्प्रेड हो जाना, फैल जाना, कि ये जो डिजीज़ है एक्यूट पोस्ट इन्फेक्टियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वो सिर्फ एक ग्लोमेरुलाई को इफेक्ट नहीं करती, वो किडनी के ऑलमोस्ट तमाम तक ग्लोमेरुलाई को इफेक्ट करती है। एक और कंडीशन इसमें फिर आएगी, इट वुड रिजल्ट इन द कैपिलरी नेक्रोसिस एंड में इट वुड रिजल्ट इन द क्रिसेंट विद इन द यूरिनरी स्पेस। ये अभी हम आगे जाके अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सो मॉर्फोलॉजी इन द एक्यूट पोस्ट इन्फेक्टियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, उसमें हमें क्या नजर आएगा? सबसे पहले तो हमें नजर आएगी इंट्रामेम्ब्रेनस सब एंडोथेलियल सब एपिथेलियल हम्प्स प्रेजेंट इन द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। दूसरी चीज़ जो हमें नजर आएगी डेट इज स्कैटर्ड ग्रैनुलर डिपॉजिट्स ऑफ आईजीजी कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट और इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की। तीसरी चीज़ जो नजर आएगी प्रोलिफरेशन ऑफ मेसेंजियल सेल्स। चौथी चीज़ नजर आएगी प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। मजीद नजर आएगी इंक्रीज सेलुलरिटी। मजीद हम देखेंगे इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स, और देखेंगे कि कैपिलरी नेक्रोसिस हो जाएगी। यहाँ तक हम देख चुके हैं कि एक्यूट पोस्ट इन्फेक्टियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में पैथोजेनेसिस क्या होगी, इसकी मॉर्फोलॉजी क्या होगी। अब हम देख लेते हैं कि इस डिज़ीज़ की जो क्लिनिकल फीचर्स हैं क्या होगी कि एक पर्सन हु इज़ इन्फेक्टेड बाय एक्यूट पोस्ट इन्फेक्टियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, उसमें क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हमें देखने को मिलेंगी। पहली जो है जो मोस्ट प्रोमिनेंट हम देखेंगे डेट इज़ एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम, और तमाम तर जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है इस केस में वो वही अपेयर होंगी जो एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम के केस में अपेयर हुई थी। हीमेट्यूरिया होगा, ओलिगोयूरिया होगा, हाइपरटेंशन होगी, एजोटीमिया होगा एंड सो ऑन। दूसरा जो इसका मेन डायग्नोस्टिक फीचर है डेट इज स्मोकी ब्राउन यूरिन। स्मोकी ब्राउन यूरिन क्या होगा? क्योंकि हीमेट्यूरिया तो हो रहा है, हीमोग्लोबिन तो यूरिन में निकल रहा है, अब वो हीमोग्लोबिन क्या होगा उसकी कन्वर्जन हो जाएगी इनटू द मेथमोग्लोबिन। ठीक है, तो उसकी वजह से इट वुड रिजल्ट इन द स्मोकी ब्राउन यूरिन इन द एक्यूट पोस्ट इन्फेक्टियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब ये कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जो कंपोनेंट हैं, मुख्तलिफ सिस्टम की जो कंपोनेंट्स हैं, मुख्तलिफ प्रोटीन्स हैं, वो तो इन्वॉल्व हो रही हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस।
वो तो ब्रेक डाउन भी हो रही हैं और डिपॉजिट भी हो रही हैं इन द मेसेंजियल सेल्स, ठीक है। तो क्या होगा, इट वुड रिजल्ट इन अ कंडीशन ऑफ हाइपोकॉम्प्लीमेंटीमिया, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर इन द केस ऑफ एक्यूट पोस्ट इन्फेक्टियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस स्टेटिस, हाई टाइटर सीरम एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन में डिवेलप, ठीक है। और अगर इस डिजीज़ को ट्रीट ना किया जाए, इट कैन रिजल्ट इन अ प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये आगे जाके हम देखेंगे कि ये डिजीज़ होती क्या है। So this was all about today's lecture. Hope you understood well. Thanks for watching.